Hello everyone, welcome back to Flycast, another episode full of excited stories from my flying experiences. अरे अगर आप ये सोच रहे हो कि आज शीतल कहाँ है, so don't worry, I'm not going to be the host. She will still remain here. होस्ट के बिना तो ये शो बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि हमारी जोड़ी भी बिल्कुल जय और नीरू जैसी है, जिसके बिना ये हमारा फ्लाईकास्ट अधूरा है. So now I'm going to bring Sheetal into the picture before you think that I'm trying to run it all alone. I cannot. हेलो एवरीवन, सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. सो लास्ट टाइम जो आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी तो उसमें लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किए कि हमने तो 3-4 बार वीडियो देखी है, इतनी अच्छी वीडियो है और लोग वेट कर रहे हैं हमारे सेकंड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट के लिए. सो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक आपने देखा था, मैंने मैम से एक क्वेश्चन पूछा था कि लोग क्रू स्मगलिंग करता है तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है. सो उसका आंसर मैम इस वीडियो में देने वाली है. सो आई होप आप लोग भी एक्साइटेड हो गए उसके आंसर को सुनने के लिए. तो चलो फ्लाईकास्ट को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमने डिस्कस किया था अबाउट स्मगलिंग, सो आई मस्ट से दैट जो स्टारडम होती है, जो फ्रीडम होती है ना, कई बार हमें बहुत अर्ली एज में मिल जाती है. और हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली एम्बिशियस होते हैं और एम्बिशन के चक्कर में वो गलत और सही का जो डिफरेंस होता है वो लाइफ में करना भूल जाते हैं. हर प्रोफेशन में होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड द लिमिट्स जाके और कोशिश करते हैं कि वो पैसा कमाए, खूब कराए, चाहे जैसे भी कमाए. तो वही चीज है. मेरी भी फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस में वी हैड एन एक्सपीरियंस जहाँ पे क्रू वाज बीइंग कॉट स्मगलिंग ड्रग्स. क्रू को कंपनी के बारे में पता होता है, एयरपोर्ट प्रोसीजर्स पता होते हैं, बहुत सारी चीजें उनको पता होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज लेते हैं फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए. तो और इवन हमारी न्यूज के अंदर भी कई बार हमारी लोकल एयरलाइंस के कैबिन क्रू भी कस्टम द्वारा पकड़े जाते हैं और ये चीजें होती हैं. सो नॉट कॉमन टू हैपन, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं होता, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस. तो थोड़ा सा मतलब डार्क साइड था और बातें दूर साइड रखते हैं. मैं आपसे दोहा के बारे में जानना चाहती हूँ कि कभी दोहा में ऐसा हुआ जहाँ आपको लगा ओ माय गॉड आज तो फंस गए, या फिर बहुत ऐसी सिचुएशन में आप आ गए जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आज तो भगवान ही बचाए, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? इसके लिए तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगी. आई एम श्योर सब लोगों को पता होगा जो निर्भया केस हुआ था, के नियर अबाउट की बात है. जब ये केस हुआ बहुत ज्यादा न्यूज में आया, तो मुझे याद है एक बार मैं और मेरी जो फास्ट फ्रेंड थी वहां पे रजनी, जो अभी भी मेरी फ्रेंड है, सो हम मिलके शॉपिंग के लिए गए. जैसे हम अक्सर डेज ऑफ पे या जब भी हमें फ्लाइट्स के बीच में टाइम मिलता था तो हम यूजुअली शॉपिंग्स के लिए जाते थे. तो हम घर से ऐसे 3-4 बजे निकलते थे और शॉपिंग करी और डिनर बार किया, और नहीं तो कॉर्निश पे बैठ गए, चाय कॉफी पीने चले गए. तो इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते थे टू इंश्योर कि आपको भी बोर ना हो दो हमें. तो मुझे याद है एक बार हम सिटी सेंटर गए और हमने शॉपिंग से अपनी लाइफ जो डे था उसको स्टार्ट किया नियर अबाउट 3 और 4 o'clock इन द इवनिंग एंड एंडेड अप वॉचिंग मूवी. तो वो प्लान नहीं था हमारी कभी भी चीजें प्लान नहीं होती थी. वो शॉपिंग के लिए जाते थे तो चीजें एड ऑन होती जाती थी. जैसे कभी उसने कह दिया चल यार मूवी देखते हैं, या मेरा दिल हुआ कि चल यार कॉर्निश चलते हैं, चाय पीते हैं वहां पे. तो इस तरीके से उसका प्लान बना कि हम मूवी देखते हैं आज. और इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक मिडनाइट, 12 ऑलरेडी हमें बच गए थे क्योंकि क्रू की शॉपिंग, अब इतनी सारी सैलरी मिलती थी तो शॉपिंग भी लंबी होती थी और हमारी लिस्ट भी लंबी होती थी. तो हम चले गए मूवी देखने के लिए और मुझे याद है हम रात को 2 सवा 2 बजे फ्री हुए और वहां पे टैक्सीज चलती थी कारवा. कदरविज में एक रूल होता था जिसे हम कर्फ्यू बोलते थे. कर्फ्यू का मतलब कि आपको 3 बजे अपनी अकोमोडेशन में वापस आना ही होता था. जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, अब वो रूल जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है. तो अब 4 बजे का हो गया कि 4 बजे तक आपको कुछ भी करके आप नाइट आउट के लिए अगर जा रहे हो तो अपनी अकोमोडेशन में वापस आना ही है. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो टर्मिनेशन इज व्हाट यू विल गेट इट बिकॉज यू आर ब्रेकिंग द रूल्स. और मुझे कभी भी रूल से प्रॉब्लम नहीं थी, बट उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भाई शायद एक्सटेंडेड होना चाहिए था. सो हमने मूवी देखी और हमने डिसाइड किया कि मैं अपनी अकोमोडेशन वापस आऊंगी और वो अपनी अकोमोडेशन जाएगी, और उसके साथ उसकी एक फ्रेंड और भी थी. तो उन्होंने अलग कार वाली और मैंने अलग कार वाली, और हम कारवा में बैठे. माई ड्राइवर वॉज नाइजीरियन और हम कारवा में बैठे और वो नया था आई थिंक दोहा में, और उसको रास्ता नहीं पता था और मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी चला के कहाँ लेके जा रहा था. और उसी टाइम पे वो निर्भया वाला केस हुआ था एंड ही वाज नाइजीरियन. मतलब लोगों को पता है कि नाइजीरियंस आर नोन फॉर द स्ट्रेंथ, दे आर मस्कुलिन, दे आर स्ट्रॉन्ग. तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है, वो कहाँ ड्राइव कर रहे हो. रात को तो वैसे भी आपको रास्ते पता नहीं चलते, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मैं अंदर से इतनी डरी हुई थी. 2:45 हो गए, ऑलमोस्ट आधा घंटा उसने मुझे दोहा में पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया और मुझे लिटरली ऐसा लगा कि भाई आज मैं गुम गई हूँ यहाँ पे. मुझे नहीं पता कि ये कहाँ लेके जाएगा. और जैसे फ्रेंड्स, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा जो सर्कल था बहुत लिमिटेड था. तो ऐसा नहीं था कि कोई फ्रेंड है जिसको मैं रात को 2:30 बजे कॉल करूँ और बोलूँ कि मैं यहाँ फंसी हूँ और मुझे बचा ले, और ना ही इतने गूगल मैप्स चलते थे. तो मैं बहुत डरी हुई थी.
और मैंने रजनी को कॉल किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आई डोंट नो कि ये कहाँ लेके जा रहा है गाड़ी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ कार ड्राइवर से भी पूछा कि डू यू नो द वे, एंड देन ही एडमिटेड दैट ही इज न्यू and he doesn't know where to go. And I was like, oh my god, this is 2:45 midnight, or if I won't reach my accommodation in next 15 minutes, done, I'm gone. And then finally, I don't know where he took me on a road where there was a McDonald's. एंड मैकडोनल्ड्स के बाहर भी वहां पे दो मेल्स खड़े थे। अब एक तो आधी रात और ऊपर से दो मेल्स, मुझे तो समझ नहीं आता, उनको अप्रोच करूं, पता चले वही मुझे खींच के ले जाए। तो मैं इतनी डरी हुई, लेकिन फिर भी मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि वी हैव लॉस्ट आवर वेज, कैन यू गाइड अस द वे टू लासीगढ़, फेमस था वहां पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उसका रास्ता हमें बता दो, उसके पास से तो फिर मुझे रास्ता पता ही था। So somehow he guided and I managed to reach home right 5 minutes prior to 3. So it took us next 10 minutes more to figure out the way to home. और मैंने वापस आके जो अपनी फ्रेंड रजनी को कॉल किया और जो गालियां निकाली, आई वाज लाइक आज के बाद भाई हम इतनी रात को कभी भी नहीं मूवी देखते हैं, वैसा दिन में चलो भाई, इंडिया में ऑलरेडी ये निर्भया का केस हुआ है यार, मतलब वो नाइजीरियन था, मुझे तो वैसे ही उसके साथ इतना डर लग रहा था कि भाई ये क्या ही करेगा। सो दैट्स हाउ इट वाज, आई वाज रियली स्कैर्ड, बट वो एक लास्ट डे था जब हमने लेट नाइट मूवीज देखी और फिर हम अलग अलग गए। अदरवाइज अगर हम प्लान बनाते थे तो फिर हम एक दूसरे के अकोमोडेशन में ही स्लीप ओवर करते थे, बट वो बहुत स्कैरी था। एंड आई कैन टेल यू, मेरी हार्ट बीट्स जितनी तेज चल रही थी उस दिन, मुझे ऐसा लगा कि या तो यहाँ पे कुछ होएगा, और अगर अकोमोडेशन नहीं पहुंची तो घर जाने का रास्ता तो पक्का है। तो कहते हैं एक सेइंग होती थी, हम ज्यादातर क्रू आपस में ऐसा बोलते थे, 120 किलो मिलेंगे और एक टिकट मिलेगी और बेटा तुम्हारी घर की फ्लाइट पक्की 2 से 3 दिन के अंदर। तो वो एक इंसिडेंट था, बट उसके बाद हमने इंश्योर किया कि हम कभी ऐसा ना करें, बिकॉज जब आप यंग होते हो तो गलतियां तो आप करते ही हो और अपनी गलतियों से ही आप सीखते हो। तो उससे हमने ये सीखा कि भाई इतनी लेट नाइट अगर कभी हम रुकेंगे बाहर तो हम इंश्योर करेंगे फिर हम साथ में वापस आएंगे। और ऐसा होता है जब आपके साथ कोई भी ना हो और कोई अननोन पर्सन हो, तो आपको डर लगता है कि भाई अब क्या करें, बिकॉज आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो इस इंसिडेंट्स के बाद क्या लगता है आपको, दोहा सेफ कंट्री है या फिर नहीं? इट्स नॉट अबाउट दोहा, आई थिंक एवरी कंट्री इज सेफ इफ यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आपको ये चीज नहीं पता, जैसे अगर मैं पेरिस की बात करूं, देयर वाज अ टाइम व्हेन पेरिस हैड द मोस्ट रेशियो ऑफ रेप केसेस देयर। सो ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में ही ऐसा होता है, कोई भी कंट्री हो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना पड़ता है। हम स्पेशली जब ब्राजील फ्लाइट्स पे जाते थे तो मुझे याद है कि हम स्पेशली क्रू को बोलते थे कि प्लीज अपने एलवी, पराडा और ये गुची के बैग्स जो है ना, प्लीज डोंट टेक इट ऑन द रोड्स जस्ट टू वॉक, बिकॉज क्रू के अंदर ये होता है, वी लाइक कैरिंग फैंसी बैग्स, एक्सपेंसिव वंस, एंड टेकिंग इट ऑन द लेओवर्स एंड ऑल। सो हम स्ट्रिक्टली कैबिन क्रू को इंस्ट्रक्शंस देते थे, बिकॉज यू विल बी स्नैच्ड देयर। सो दैट इज द केस इन साउथ अफ्रीका। हम जो वर्क जाते थे तो हम क्रू को ये बोलते थे कि सेफ्टी रखो अपनी। सो मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि सेफ्टी आपकी अपने हाथ में होती है, और आई थिंक फीमेल हैज दिस पावर टू सेंस। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या हो सकता है तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, आपके अंदर ये सेंस होती है, तो आई थिंक यू शुड सेंस इट एंड इंश्योर। अगर आप अकेले हो, जैसे मेरी तरह वो लास्ट इंसिडेंट था जैसे मैं घर वापस अकेले आई थी, एवरी प्लेस इज सेफ। अदर देन दैट ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ दोहा में कोई इंसिडेंट जिसको मैं कंसीडर करूं और ऐसा कहूं कि सेफ नहीं है। सो इसी से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्योंकि आप बहुत सारी कंट्रीज आई एम श्योर घूम के आए हो, सो एक कंट्री है जो बहुत सारे लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन है, वह है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड कैसा है, आप मुझे जरा बताओ उसके बारे में। ब्यूटीफुल है। आई हैव बीन टू जिनेवा। मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी सिस्टर रहती थी, तो मैं दीदी के घर जाती थी और वो फिर मुझे आउटिंग्स वगैरह पे वहाँ पे लेके जाते थे। तो बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है। वहाँ पे मीग्रोस करके है, जैसे सुपरमार्केट्स होती है हमारे यहाँ पे, रिलायंस है और कई तरह के स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे मीग्रोस होता है जहाँ पे आप जाके वेजिटेबल्स की ग्रोसरीज ले सकते हो। कैबिन क्रू के अंदर एक और आदत बहुत अच्छी होती है कि हम बहुत जगह जगह से बहुत सारी ग्रोसरीज लेके आते हैं। तो मुझे जैसे फ्रैंकफर्ट से ब्रेड्स बहुत अच्छे लगते थे, वहाँ के ब्रेड्स बहुत अच्छे होते थे, डिलीशियस। और कई कई जगह से हम कुछ कुछ लेके आते हैं, जैसे मेरी जो फ्लैटमेट थी आकृति, शी यूज्ड टू बाय पास्ता सॉस फ्रॉम जोहानिसबर्ग। तो वो जब भी जाती थी तो वहां से पास्ता सॉस जरूर लेके आती थी। तो हमारे जो फ्लेवर्स होते हैं और जो लाइफ होती है वो फ्लाइंग की तरह ही मिक्स होती है, टेस्ट एंड फ्लेवर्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज। तो वो बहुत अच्छे होते थे। मैं कनाडा से मेपल सिरप लेके आई थी विच इज इक्वलेंट टू हनी। तो अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कई बार वहां पे गई भी हूँ और मुझे वहां की फ्रेश एयर, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स एंड डिसिप्लिन, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी। सो आई टोटली लव्ड इट एंड आई रियली होप that you also visit and see all those things once in your life.
सो अब एक ऐसी कंट्री जो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा वेट गेन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपनी डाइट के साथ, हर चीज़ के साथ वो स्ट्रिक्ट हैं। सो वो है जापान। आप ज़रा जापान के बारे में बताओ बिकॉज़ वो ऐसी कंट्री है, वहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं और मतलब वो हर चीज़ के लिए बहुत ही पर्टिकुलर रहते हैं। सो आप जापान के बारे में थोड़ा बताओ कि कैसा है वो, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? शीतल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारी जापान की फ्लाइट्स जो होती थी वो एकदम स्पॉटलेस होती थी। मतलब बाकी फ्लाइट्स में कस्टमर्स कई बार ट्रैश फेंक देते थे, या टी कॉफी पी कप्स जो थे हमें जैसे आदत पड़ी होती कुर्सी के नीचे खिसका के रखने की, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे ट्रैश हमें हर अंदर मिल जाता था। लैबोरेटरीज मेसी हो जाती थी आफ्टर सम टाइम। जापान की हमारी 10 घंटे की फ्लाइट होती थी एंड इट यूज टू बी स्पॉटलेस। नो कॉल बिल्स एट ऑल। पीपल यूज टू कम टू यू एंड आस्क फॉर ड्रिंक्स। उसके अलावा जो वो अपना वेट मेंटेन करके रखते हैं वो ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी है। तो आपको पता है जापान में लोग स्मॉल बोल्स का यूज करते हैं टू ईट समथिंग, ताकि वो अपने पोर्शन को क्वांटिफाई करके रख सके। तो जब आप एक ही सिमिलर अमाउंट का मील जो है हर बार ही लेते हो तो देयर इज नो पॉइंट एंड आई थिंक आप वेट गेन करोगे। उसके अलावा ग्रीन टी पीना, हॉट वाटर कंज्यूम करना और डिसिप्लिन रहना। और डिसिप्लिन इस लेवल तक था कि हमारे यहाँ पे तो एयरपोर्ट सारी रात काम करता है, बट अगर हमारी फ्लाइट लेट हो जाए जापान के लिए तो एयरपोर्ट बंद कर देते थे वो लोग। तो रात को 10 बजे एयरपोर्ट बंद हो जाता था। तो अगर आपने 10 बजे से पहले टेक ऑफ नहीं किया तो आप फिर अगले दिन जाओगे। एंड पीपल यूज टू बी सो स्ट्रिक्ट फॉर देयर रूल्स कि नहीं मतलब नहीं। आप ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि कोई बात नहीं यार 10 मिनट ही तो है, क्या हो गया। नो, रूल्स मीन्स रूल्स, या टाइमिंग जैसे मीन्स कि जहाँ टाइमिंग। पे बिग अथॉरिटी है तो उसके लिए भी। हाँ, सो रूल इज फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर नॉर्मल पीपल ओनली, इट इज फॉर एवरीवन। सो वो इंश्योर करते थे कि रात के टाइम पे वहां पे फ्लाइट्स ना हो ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, तो नॉइज पोल्यूशन ना हो। और जो वो बाव करते हैं और आपको ग्रीट करते हैं, दैट इज सो नाइस। और मेरे साथ कई बारी सुपरमार्केट्स में ऐसा हुआ है कि जैसे अगर मैं किसी लोकल के पीछे खड़ी हूँ और लोकल मेरे से सीनियर हैं, तो वो इतने रिस्पेक्ट करते थे कि वो पीछे हो जाते थे और आपको स्पेस देते थे कि आप हमारी कंट्री में आए हो, आप फॉरनर हो, तो यू शुड गो फर्स्ट। आप अपना जो भी बिलिंग है वो हमसे पहले करवा लो। और दैट्स जस्ट अमेजिंग टू सी कि छोटे भी बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और बड़े भी छोटों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। दे आर नाइस, दे आर हम्बल and they are particular about their culture, their religion, so they are still grounded to the roots, which is wonderful to see। और वहाँ की मेयोनेज़ बहुत टेस्टी होती थी। रजनी अगर इस वीडियो को देखेगी तो आई एम वेरी श्योर शी विल एग्री कि उसकी फ्लैटमेट जापानीज थी और वो वहाँ से मेयोनेज़ लेके आती थी। इट यूज्ड टू बी रियली डिलीशियस। तो हमने एंजॉय करी, मैंने फ्लाइंग बहुत एंजॉय करी। और मेरी ऐसी स्टोरीज में आपको सुनने को मिलेगा कि इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग जर्नी। तो मैंने जापान में भी बहुत एंजॉय किया और घूमे भी हम वहाँ पे। इनफैक्ट मेरी लास्ट फ्लाइट टू ऑपरेट इन काता एयरवेज वाज मेरिटा फ्लाइट एंड जापान। सो गाइस थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जापान स्विट्जरलैंड की स्टोरी सुन के और मैम की पर्सनल स्टोरी सुन के भी दोहा की। सो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हो। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तो स्टे ट्यून विद अस।